दोस्तों नमस्कार। वकील पत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एडवोकेट अद्वैत चौहान। दोस्तों जैसे कि आपने ये थंबनेल देखा होगा वीडियो का कि ये जो है वो एक सेमिनार टाइप है, क्योंकि हम पूरे विषय जो है वो आज कवर करने वाले हैं। पीआरजीआई प्रेस सेवा पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन से लेके एनुअल फाइलिंग तक आज पूरे विषय जो है वो हम क्लियर करेंगे। जो लोग आरएनआई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर जिनका आरएनआई रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है या फिर जिनको आरएनआई रजिस्ट्रेशन भविष्य में कभी करना है, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका रजिस्ट्रेशन, अब आरएनआई मैं इसके आगे नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी वो आरएनआई जो है वो पुराना, वो अभी पीआरजीआई हो गया है। तो जिनका पुराना आरएनआई रजिस्ट्रेशन था, बहुत सारे टाइटल जो है वो कैंसिल हो चुके हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो चुके हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन जो है वो डिफंक्ट हो चुके हैं। उनके ऊपर 20-20 हज़ार तक पेनाल्टी है। ये पेनाल्टी अगर नहीं भरते हैं तो 30 तारीख तक ये सर्टिफिकेट, ये जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरे कैंसिल होने वाले हैं। तो ये कैंसिल होने से 30 तारीख तक हम कैसे बच सकते हैं, ये मैं आज के ये जो लाइव वीडियो है उसमें मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा वीडियो को लेट हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा बारिश का मौसम हुआ था और इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा पावर जो है वो कट हो गया था, तो थोड़ा टाइम उसमें लग गया। दोस्तों मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, इससे पहले के भी बहुत सारे वीडियो है, फिर भी लोग बहुत सारे कॉल मुझे आते हैं दिन भर की, सर हमको आरएनआई रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, कितने दिनों की प्रोसीजर है, वो बहुत ही बेसिक जो प्रश्न रहते हैं। या फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जो कि बहुत ही बेसिक है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप डिक्लेरेशन कहाँ पे करना है, अंक हमें कहाँ कहाँ देना है, अपलोड करना जरूरी है क्या, ये सब जो प्रश्न है वो भी मैं आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। ये सभी प्रश्नों के जो जवाब है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज देने की कोशिश करूँगा। और समझो मेरे तरफ से कोई आज एक आधा चैप्टर या एक आधा सब्जेक्ट छूट गया है जो कि मैंने आज कवर नहीं किया है, तो आप ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना जो प्रश्न है वो उसमें लिख सकते हैं, ताकि वो जो प्रश्न है वो मैं दूसरे अगले आने वाले वीडियो में मैं उसमें जरूर ले लूँगा, आपके नाम के साथ में वो जरूर वहाँ पे कवर कर लूँगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आरएनआई रजिस्ट्रेशन। देखो मैंने पहले बताया है, फिर भी ये क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि वो रैंडमली कोई वीडियो पे आते हैं और वो वीडियो पे आने के बाद फिर वो उनको पुराना वीडियो नहीं मिलता है कि आरएनआई रजिस्ट्रेशन की बेसिक जानकारी कहाँ पे है, ये उनको वीडियो नहीं मिलता है। तो एनुअल फाइलिंग के वीडियो है या फिर बाकी के जो वीडियो मैंने बनाए हैं, गवर्नमेंट के एडवाइजरी के जो वीडियो है वो देखते हैं, लेकिन उनको बेसिक जो है वो नहीं पता रहता है। फिर वो मुझे मैसेज के थ्रू यहाँ पे मुझे कांटेक्ट करते हैं और ये जो जानकारी वो उनको नहीं मिलती, उनके लिए ये जो जानकारी वो मैं पहले से दे रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपने जानना चाहिए कि 23-24 में जो पुराना जो आरएनआई का जो सिस्टम था, रजिस्ट्रेशन का जो न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था वो पूरी तरह से अभी बदल गया है। अभी पूरा ऑफिस जो है, आरएनआई ऑफिस जो है उसको पीआरजीआई जो है उसका नामकरण हो गया है। जो पुराना कानून था पीआरबी एक्ट जो कि 1867 था, 1867 से था, उसको अभी पीआरपी एक्ट जो है उससे, पीआरपी एक्ट से ये रिप्लेस कर दिया गया है। पीआरपी एक्ट अभी नया एक्ट आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है दोनों एक्ट में कि पीआरपी एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर है वो पूरी तरह डिजिटल है। कोई भी आपको कुछ भी फिजिकल वहाँ पे भेजने की जरूरत नहीं, कोई भी हार्ड कॉपी आपको भेजने की जरूरत नहीं है। कोई भी पेपर, जो न्यूज़पेपर पहले हमको पोस्ट द्वारा भेजना पड़ता था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई एप्लीकेशंस हमारा अगर डिफंक्ट हो गया है, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी आई है, तो भी उसको वहाँ पे भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरी प्रोसीजर ऑनलाइन है। प्रेस सेवा पोर्टल पे हमको अकाउंट बनाना पड़ता है। वहाँ पे 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक ओनर का अकाउंट होता है जो कि पब्लिशर और ओनर ऑफ न्यूज़पेपर के लिए होता है। दूसरा प्रिंटिंग प्रेस का ओनर और प्रिंटिंग प्रेस का कीपर, उनका अकाउंट होता है। और तीसरा जो अकाउंट होता है वो चार्टेड अकाउंट का होता है। देखो गलती से बहुत बार लोग क्या करते हैं कि ओनर के एप्लीकेशन की जगह प्रिंटिंग प्रेस का एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पे बना देते हैं, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट का जो अकाउंट है वो बना देते हैं। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का अकाउंट हम डिलीट कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट जो है उनका जो अकाउंट है वो हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी, हमारा मोबाइल नंबर एक बार उसमें
अगर हमने उसमें सबमिट कर दिया तो उसके बाद वो दोबारा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अकाउंट बनाने से पहले बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए, और ताकि मतलब हमारा जो मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है ये दोनों मतलब हम यूज कर सके। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि आप बहुत सारे पत्रकार मित्रों को एक आदत रहती है कि इतने सारे ईमेल आईडी रहते हैं, उनको खुद को पता नहीं रहता कि कौन सा ईमेल आईडी है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं चलता कि भाई मैंने आर्यन को कौन सा ईमेल आईडी दिया था। उनके मोबाइल से मतलब 10-12 ईमेल आईडी से उनका एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो लॉगिन रहता है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट यहाँ पे करूंगा, एक बताऊंगा यहाँ पे कि आर्यन के लिए अगर आप या PRGI रजिस्ट्रेशन, न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी दे रहे हो तो आपका पुराना ईमेल आईडी मत दे दो, क्योंकि वो अब आजकल क्या होता है हमारा फोटो का बैकअप वगैरह जो है वो ईमेल आईडी का जो इनबॉक्स है वो पूरा डिस्क जो है वो स्पेस पूरा भर जाता है, फिर हमको कोई ईमेल वहां से आते नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो अगर आपको PRGI रजिस्ट्रेशन करना है तो एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करें, उसको मोबाइल नंबर अटैच करें और उसका जो पासवर्ड है वो बराबर अपने डायरी में कहीं पे भी या फिर मोबाइल पे या फिर कहीं तुम्हारे डेस्कटॉप पे कहीं ना कहीं उसको सेव करके रखिए, ताकि अगर कभी हम उसको भूलेंगे तो फिर से वो याद करने की मतलब नौबत ना आए फिर। क्योंकि बहुत सारा जो अभी कम्युनिकेशन है वो पूरा कम्युनिकेशन जो है वो ईमेल के द्वारा ही होता है, ईमेल के माध्यम से ही होता है। तो ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो वहाँ पे डालने के बाद अकाउंट क्रिएट होता है। फिर हमको बेसिक जानकारी डालनी पड़ती है, जैसे वहाँ पे हमारा नाम, हमारे पिताजी का नाम, हमारा पैन नंबर, हमारा एड्रेस, हमारा पिन कोड, ये हमारे नॉमिनी। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि नॉमिनी किसको बनाना चाहिए। तो नॉमिनी हम हमारे बेटे को, हमारे पिताजी को, माताजी मतलब मदर फादर यानी पेरेंट्स को हम बना सकते हैं, हमारे चाइल्ड को बना सकते हैं, हमारे स्पाउस जो है, हमारे जोड़ीदार, हमारा पार्टनर जो है उनको भी हम नॉमिनी बना सकते हैं, या फिर हम हमारा कोई फ्रेंड भी हम उसमें नॉमिनी बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किसको नॉमिनी बनाना है। तो ये हो गया पहली जो स्टेप है वो अकाउंट क्रिएशन की हो गई। उसके बाद में पार्ट ए आता है। पार्ट ए में पूरा बेसिक जो जानकारी है वो बेसिक जानकारी तुमको देनी पड़ती है। उसके बाद में पार्ट ये कंप्लीट होने के बाद में उसको ई वेरीफाई करना पड़ता है, ई साइन उसमें ई सिग्नेचर करके उसको वेरीफाई करना पड़ता है। फिर पार्ट बी भरना पड़ता है। पार्ट बी में हमारी जो पीरियोडिकल है या फिर हमारा न्यूज़पेपर है उसकी कितनी कीमत रहेगी, और प्रिंटिंग प्रेस जो है उसको एनओसी। अब ये जो एक कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को है कि प्रिंटिंग प्रेस का एनओसी मतलब कहीं हमको कोई डॉक्यूमेंट उसको देना है। तो दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस एनओसी का मतलब ये नहीं है कि कोई स्टैम्प पेपर पे हम जैसे पुराने लिखते थे वैसे कोई देने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है ना, अभी हमारे एरिया के जो प्रिंटिंग प्रेस है, जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं PRGI के साथ में प्रेस सेवा पोर्टल पे, उनके नाम वहाँ पे हमको ऑटोमेटिकली दिखते हैं। जब हम हमारा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं तो हमको वहाँ के नाम जो है वो ऑटोमेटिकली दिखते हैं। हमारे राज्य के हर एक जिले के नाम वहाँ पे दिखते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रिंटिंग प्रेस का जो एक मसला है उस पर मैं सविस्तर भी बात करूँगा, लेकिन अभी आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रिंटिंग प्रेस कौन से सिलेक्ट करना चाहिए। देखो कि बहुत बार लोग हमको बोलते हैं कि हाँ मेरी एनओसी ले लो। हम क्लाइंट हमारे बोलते हैं कि सर वो मेरा दोस्त है, उनसे मैं एनओसी ले लूँगा, फिर मुझे पैसे की ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ले लो भाई, अगर आपको कोई फ्री में देता है तो ज़रूर ले लो। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि जब कोई एनओसी हमको दे रहा है तो वो एनओसी देने के बाद में GST बिलिंग का जो इशू आता है वो सबसे क्रुशियल जो है वो है। क्योंकि अभी मेरा एक मुंबई का क्लाइंट है, जैसे कि उनका एक पाक्षिक है वो हमने रजिस्टर्ड कर लिया है। अब पाक्षिक रजिस्टर्ड करने के बाद हुआ ये कि हमने उनको पहले बोला था कि भाई नागपुर या फिर हम यहाँ की पुणे की हमारी जो कोई प्रिंटिंग प्रेस है जिनके साथ में टाइप है उनके साथ में जाके तुम एनओसी ले लो। तो बोला नहीं सर, हमको तो मेरे पहचान के हैं, वो हमको एनओसी दे देंगे। फिर एनओसी देने के बाद में क्या हुआ, जब उनका ई फाइलिंग करने की काम मतलब जब ई फाइलिंग हम कर रहे थे तो प्रिंटिंग प्रेस वाले के जो प्रिंटिंग प्रेस के जो ओनर है उन्होंने उनको बोला कि भाई GST के जो बिल है हमारे 80,000 रुपये हो गए, वो आपको भरना पड़ेगी। और ये स्वाभाविक है, मैं मतलब इसमें प्रिंटिंग प्रेस वालों की कोई गलती है या फिर वो गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि तुम अगर सर्कुलेशन उतना दिखा रहे हो इतना, तो प्रिंटिंग प्रेस वालों को बिल्कुल वो सब दिखाना पड़ेगा। उनको उनके पेपर जो है वो उन्होंने इंपोर्ट किए वो दिखाना पड़ेगा, उनका मशीन का बिल है वो दिखाना पड़ेगा। ये सब ऑफिशियली पूरा इशू जो है वो पूरा अकाउंट जो है वो दिखाना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी जो हम करते हैं, जब कोई हम काम करते हैं तो उसको पूरा सोच समझ के करना चाहिए। बहुत बार ऐसे लोग जो है वो फंस गए। हमारे जयपुर के क्लाइंट के साथ में भी सेम जो इंसिडेंस हुआ है वो ऐसा हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब कोई काम करते हो तो कंसल्टेंट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये नहीं है कि
भाई किसी ने 500 रुपये में कोई फॉर्म साइबर कैफे वाला भर के दे रहा है तो हम उससे फॉर्म भरवा लें। देखो क्या होता है ना कि आजकल बहुत सारे रिजेक्शन का जो रेट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो रिजेक्शन का रेट कम जो है वो करने के लिए हमको यहाँ पे एक कोई भी कंसल्टेंट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे तरफ से ही सर्विस ले लो, किसी भी कंसल्टेंट से आप सलाह ले लो जिन्होंने उसके पहले मतलब लगभग 100-200 रजिस्ट्रेशन तो भी उनके होने चाहिए। उस व्यक्ति को अनुभव रहता है कि भाई कौन सा नाम जो है वो आएगा, कौन सा नाम नहीं आएगा, क्या लिखना है और छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो ये जो बातें हैं वो जरूरी है। उसके बाद में गवर्नमेंट फी जो है वो ऑनलाइन भारत कोष में भरनी पड़ती है। अब बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि भाई अगर हमारा टाइटल रिजेक्ट होता है तो फिर से हमको क्या करना पड़ता है। देखो हमारा अगर रजिस्ट्रेशन जो है, अभी टाइटल नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि अभी नए कानून में टाइटल नहीं आता है, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है। तो अगर हमारा रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है तो हम दो चीजें उसमें कर सकते हैं। एक तो हम अपील फाइल तुरंत करना चाहिए, जैसे ही हमको मेल आ गया कि योर एप्लीकेशन इज डिक्लाइन एंड हमको 10 दिन की उसमें मुदत दी जाती है, वो 10 दिन के अंदर हम अपना अपील फाइल करते हुए। तो अभी मैं उसके बारे में मतलब एक अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि एक मेरे दोस्त है, तो उन्होंने क्या किया कि अपील में उन्होंने चैट जीपीटी को कमांड दे दिया कि भाई हमको एक अपील जो है वो बना के दे दो, और चैट जीपीटी ने जैसा अपील बना के दे दिया उन्होंने सबमिट किया। तो दोस्तों ऐसा नहीं रहता है। अगर ऐसा होता था, चैट जीपीटी अगर आपको मतलब अपील बना के देता था तो वकील लोगों का कोई काम ही नहीं रहता था। कोर्ट में भी आपकी केस जो है वो आप खुद ड्राफ्ट करके उसमें सबमिट कर सकते थे। आप अपना पुलिस स्टेशन का जो एफआईआर है या फिर पुलिस स्टेशन की जो कार्यवाही वो भी आप चैट जीपीटी से पूछ के कर सकते थे, है ना। या फिर कोई भी मतलब चार्टेड अकाउंट आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो भी आप चैट जीपीटी से पूछ के भर सकते थे। ऐसा नहीं है, हर एक मतलब चीज में तुमको चैट जीपीटी जो है वो सपोर्ट नहीं करती है। अपील जो है वो प्रॉपर करना पड़ता है। अभी मैंने लास्ट वीडियो में मेरे बताया कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, मैं अभी नाम आपको बताऊंगा कि हमारे फलटन के विनायक राव शिंदे हैं, उनका टाइटल रिजेक्ट हुआ था। हमारे एक जगदीश पाटिल सर है, उनका टाइटल रिजेक्ट हुआ था। हमारे बुल्ढाना के संग्राम जी है, उनका टाइटल रिजेक्ट हुआ था। हमारे भंडारा के एक सर है, उनका भी टाइटल जो है वो रिजेक्ट हुआ था। हमारे गढ़चिरौली के सुरेश कन्नामुआर है, उनका भी टाइटल रिजेक्ट हुआ था। और बहुत सारे ऐसे मतलब हमारे पश्चिम बंगाल के उत्तम सूत्रधार करके क्लाइंट है, उनका भी टाइटल रिजेक्ट हुआ था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके टाइटल जो है वो रिजेक्ट हो गए थे। हमारे जम्मू कश्मीर के एक क्लाइंट है इफ्तिकार साहब, उनका भी टाइटल रिजेक्ट हुआ था। तो ये सब टाइटल रिजेक्ट होने के बाद हमने ऐसे बहुत सारे अभी काफ़ी सारे नाम हैं जिनके टाइटल रिजेक्ट हुए थे, लेकिन हमने जब उसको अपील में हम गए, अपील अगेंस्ट रिजेक्शन जब हमने किया और उनको एज एन कानूनन जो वहाँ पे प्रावधान है, वहाँ पे जो गलती हुई है पीआरजीआई की तरफ से या फिर उनका जो स्टाफ है उनकी तरफ से जो गलती हुई है, जो रीज़न उन्होंने रिजेक्शन के लिए दिया था वो रीज़न जो है वो वैलिड नहीं है, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखने के बाद हमने अपील सबमिट करने के बाद उन सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन फिर से हो गया है। आप ये जो नाम है उनमें से किसी को भी अगर आप पहचानते होंगे तो उनसे आप पूछ सकते हो कि उनके टाइटल जो है वो फिर से आ गए हैं। तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है कि तुम्हारा अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई तुमने अगर एकदम महाराष्ट्र न्यूज़ करके दे दिया, एकदम सिंपल सा टाइटल दे दिया तो वो नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली उसको एप्लीकेशन करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत बार लोग ऐसा होता है कि जब फॉर्म भरते हैं तो उनको टाइटल गाइडलाइंस ही पता नहीं रहती कि भाई टाइटल गाइडलाइंस में एग्जैक्ट कौन सा टाइटल हमको देना है और कौन सा नहीं देना है। ये जो कंसल्टेशन की जो फीस रहती है वो फॉर्म भरने की नहीं रहती है, ये फीस जो रहती है ये कौन सा टाइटल हमने वहाँ पे देना है और कौन सा टाइटल आ सकता है, ये जो सब चीज़ें रहती है उसमें वो कंसल्टेशन फी उसकी लगती है। अब बात करते हैं कि आरएनआई रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी कंसल्टेशन फीस लगती है। फिर मैं आगे और आ रहा हूँ, मतलब कैंसलेशन जो है उसके बाद में क्या होता है, जिनके डिफंक्ट हुए उनके क्या रेमेडीज है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। फिर ई फाइलिंग पे भी हम जाने वाले हैं। तो कंसल्टेशन फी जो है वो 5,000 रुपये है हमारी, गवर्नमेंट फी जो है वो 1,000 रुपये है। लेकिन अगर आपको प्रिंटिंग प्रेस एनओसी जो हमारी टाइप करी हुई प्रिंटिंग प्रेस है उनका भी एक डिपॉजिट जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट उनको एनओसी लेते हैं लेकिन बाद में कुछ फाइलिंग नहीं करते, कोई प्रिंट आउट नहीं निकालते, कोई मतलब हिसाब ही नहीं देते कि भाई क्या किया है। फिर ई फाइलिंग के टाइम भी बताते नहीं प्रिंटिंग प्रेस वालों को। एक्चुअल ई फाइलिंग के टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस वालों को बताना जरूरी है कि उन्होंने कितनी कॉपीज वहां पे डाली है, कितनी कॉपीज उसमें एंट्री करी है, कितनी कॉपीज सेल करी है, कितनी कॉपीज उन्होंने फ्री में दी। ये सब जो रिपोर्ट है हमारा वो हमारे प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास में एक कॉपी हमने देनी चाहिए।
तो बहुत बार लोग नहीं देते हैं, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस वाला बेचारा परेशान हो जाता है। तो इसके लिए वो कुछ चार्ज जो है वो एज एन डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं बोलूँगा, वो नॉन रिफंडेबल ही चार्ज रहता है, रिफंडेबल नहीं रहता है। तो वो कुछ 4-5 हज़ार रुपये का चार्ज जो है वो एक रहता है। तो ऐसा लगभग कुल मिला के पकड़ लो कि एक 10-11 हज़ार रुपये तक का खर्चा जो है वो न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन के लिए आता है। उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है ना, 1,500 रुपये इधर इधर हो सकते हैं। दूसरी बात, आपको 100 रुपये का स्टैम्प पेपर उसमें देना पड़ता है, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट देना पड़ता है। एफिडेविट में ये लिखा रहता है कि भाई मैं जो एप्लीकेंट हूँ, मैं कोई एंटी नेशनल कार्यवाही जो है, एंटी नेशनल कोई इशू में मैंने कभी भाग लिया नहीं, या फिर मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी जो है उसमें मेरा कोई सहभाग नहीं है, ये जो है वो एफिडेविट हमको देना पड़ता है। बहुत जिले में ऐसा होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो जरूरी करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई परेशान करता है पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी चाहिए, वो मतलब उसके बगैर नहीं होगा, ऐसा अगर कोई करता है तो उसके लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो पीआरपी एक्ट है उसमें कहीं पे भी पुलिस वेरिफिकेशन का जो है जिक्र नहीं है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट का कोई पुलिस आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं ये मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, खासकर कोई कुछ जिले हमारे महाराष्ट्र के और बाकी के भी, उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस जो है वो वहाँ पे नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि हम वेरिफिकेशन करने के बाद हम तुमको नहीं देंगे, ऐसा कुछ एनओसी वगैरह। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस की कोई एनओसी उसके लिए नहीं लगती है। कलेक्टर ऑफिस से भी अगर कोई आपको परेशान करता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर और एक किस्सा आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बेंगलोर के एक क्लाइंट है, तो वो बेंगलोर के हवालदार करके, सुरेश हवालदार करके क्लाइंट है। तो उनका जो न्यूज़पेपर था, उनका न्यूज़पेपर वहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर जो है वहाँ के जो हमारा माहिती प्रसारण मंत्रालय है, उनके वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर ने वहाँ से रिजेक्ट किया था। फिर हम जब अपील में गए कि इनको रिजेक्ट करने का कोई अधिकार है ही नहीं, तो फिर उनका रजिस्ट्रेशन उन्होंने दे दिया है। सुरेश हवालदार करके आप PRJI पे जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ पे वो नंबर भी होगा तो उनसे आप बात कर सकते हो। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बार हमारे महाराष्ट्र के क्लाइंट रहते हैं या फिर दूसरे स्टेट के क्लाइंट रहते हैं, तो बोलते हैं सर आपका ऑफिस कहाँ पे है, या फिर बोलते हैं कि आप हम आपको मिलने आए तो चलेगा क्या। तो बिल्कुल आप मुझे नागपुर में कभी भी मिलने के लिए आ सकते हैं, लेकिन आने के पहले 1-2 दिन बता देना, क्योंकि मैं बाहर गाँव ज़्यादातर रहता हूँ कोर्ट के सिलसिले में। सैटरडे संडे अगर आप आते होंगे तो मैं आपको नागपुर में जरूर मिलूंगा, लेकिन बाकी के दिन मैं नागपुर में बहुत कम रहता हूँ। तो आप मुझे अगर कॉल करके आते हो तो हम जरूर मिल सकते हैं। नागपुर में आप आ सकते हैं। नागपुर में आने के बाद, मतलब नागपुर जब आओगे तो मुझे बता देना, फिर मैं आपको एड्रेस वगैरह मेरा जो है वो शेयर करूंगा। ये हो गया आप रजिस्ट्रेशन के बारे में। प्रिंटिंग प्रेस रजिस्ट्रेशन, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रिंटिंग प्रेस हमारे कोई दोस्त की रहती है, लेकिन वो PRJI के वेबसाइट पे वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है। तो प्रिंटिंग प्रेस रजिस्ट्रेशन भी हमारे यहाँ पे कर सकते हैं आप। वहाँ पे उसके लिए प्रिंटिंग प्रेस का फोटो, प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल नंबर, उसकी कैपेसिटी, उसका टावर, नंबर ऑफ टावर कितना है, उसकी मतलब कितना वैट उसको जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई उसको चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे भरनी पड़ती है। और प्रिंटिंग प्रेस रजिस्ट्रेशन जो है वो फास्ट ट्रैक में हम वहाँ पे करके दे सकते हैं। विदिन 7 डेज आपका रजिस्ट्रेशन जो है फास्ट ट्रैक में हो जाता है प्रिंटिंग प्रेस में। उसके बाद में कोई ऐसे बहुत सारे दोस्त ऐसे रहते हैं, अभी हम ई फाइलिंग के इसमें आएंगे, वो कवर हम वहाँ पे करेंगे। अब हम चलते हैं डिफंक्ट के इसमें, कि बहुत सारे दोस्त ऐसे रहते हैं कि जिनका न्यूज़पेपर जो है वो 10-12 सालों से उन्होंने कुछ किया नहीं, मतलब ई फाइलिंग नहीं किया, पेपर जमा नहीं किया, पेपर प्रिंट नहीं किया, या फिर 5-7 सालों से उनका पेपर बंद है, कोरोना के कार्यकाल में बंद था, फिर उसके बाद में कुछ नहीं किया। ये सभी दोस्तों का जो पेपर है, वो सभी पत्रकार मित्र का जो न्यूज़पेपर पीरियोडिकल साप्ताहिक वगैरह जो है वो डिफंक्ट लिस्ट में अगर चला गया है तो वो डिफंक्ट से बाहर आ सकता है। उसके लिए कितना फाइन वहाँ पे है, कितनी पेनल्टी, फाइन बोलने से अच्छा है पेनल्टी, तुम्हारे ऊपर कितनी पेनल्टी है, और वो पेनल्टी भरने के बाद में एक जो लेटर है वो DIO से या फिर तुम्हारे कलेक्टर ऑफिस से SDM जो है उनके पास से लेना पड़ता है। तो वो डिफंक्ट में भी आने के, मतलब डिफंक्ट से बाहर आने के लिए भी लगभग 2-3 महीने उसमें लग जाते हैं। तो इसकी भी अभी जो डिफंक्ट वाले जो है, क्योंकि अगर तुम्हारा नाम अच्छा है, तुम्हारा न्यूज़पेपर का जो नाम है वो बहुत फेमस है, अगर वो डिफंक्ट में है तो उसको जरूर आपने डिफंक्ट के बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि बाकी के लोग जो है वो अगर कैंसिल होता है तो बाकी के लोग भी वो नाम ले सकते हैं। तो डिफंक्ट की प्रोसीजर जो है वो भी हमारे यहाँ पे करी जाती है। उसके बाद में कैंसलेशन जो है, जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया है, क्योंकि आपको पता होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि लगभग 1.5 लाख जो न्यूज़पेपर है वो गवर्नमेंट ने कैंसिल किए। क्यों कैंसिल किए? क्योंकि 20, 25, 30 सालों से, 40 सालों से उसका कोई आता पता नहीं है, या फिर 5-10 सालों से उन्होंने पेपर कभी निकाला नहीं है, कभी
उनका और मतलब फाइलिंग ही नहीं किया, एनुअल स्टेटस ही उसका एनुअल स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट दाखिल नहीं किया, या फिर कोई मतलब गवर्नमेंट के पास में उनका कोई ईमेल आईडी नहीं है, वहाँ पे कोई मोबाइल नंबर नहीं है, उनका अपडेटेड एड्रेस नहीं है, उन्होंने अगर एडिशन निकाली तो कहाँ से निकाली उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। करंट सिचुएशन में वो न्यूज़पेपर का एग्जैक्ट स्टेटस पीआरजीआई के पास नहीं होने के कारण पीआरजीआई ने बहुत सारे लगभग 1.5 लाख न्यूज़पेपर जो है वो न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन जो कैंसलेशन किया था। उसमें 40,000 न्यूज़पेपर की लिस्ट जो है वो ऑलरेडी तुमको पीआरजीआई के वेबसाइट पे मिलेगी। अब ये लोग जो है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, फिर क्या होता है कि उनको मिसगाइड किया जाता है, उनको बोला जाता है कि हम ये पत्र दे देंगे, वो पत्र दे देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो कैंसिल हो मतलब जो कैंसलेशन हुआ है वो रिस्टोर हो जाएगा। तो ऐसी कोई उसमें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। अगर तुमको कैंसलेशन फिर से रिस्टोर करना है, तुम्हारा पेपर जो है वो फिर से चालू करना है, तो उसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले उसको मैप करना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है। मैप करने के बाद में वो कैंसलेशन जो है वो देखना पड़ता है कि एग्जैक्ट किस कारण से हमारा कैंसलेशन जो है वो हुआ है। उसके साथ में तुरंत यानी 30 तारीख के पहले अगर किसी का भी न्यूज़पेपर तुम्हारे यहाँ पे कैंसलेशन लिस्ट में है तो उनको 30 तारीख जो है वो आखिरी वहाँ पे उन्होंने चांस दिया है। इसके बाद में वो जो टाइटल्स है, वो जो रजिस्ट्रेशन है, वो सभी आम आदमी के लिए, बाकी के जो लोग हैं, जो बाकी के एप्लीकेंट है, उनके लिए वो पूरे रजिस्ट्रेशन जो है वो खाली हो जाएंगे, मतलब उनके लिए वो नाम अवेलेबल हो जाएंगे। तो जिनके जिनके न्यूज़पेपर कैंसिल हुए हैं उनके लिए वो 13 नंबर की जो एडवाइजरी अभी गवर्नमेंट ने जो निकाली है 16 तारीख को, वो एडवाइजरी में वही बताया कि अगर 30 तारीख के पहले अगर उसमें आप एक्शन लेते हैं तो आपका अधिकार रहेगा, आपका हक रहेगा, वहाँ पे आप वो जो टाइटल है वो रजिस्ट्रेशन है उसको आप रिट्राइव कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन गलती से भी अगर आप 30 तारीख तक उसको कुछ नहीं करते हैं, उसको मैप नहीं करते हैं, उसको फाइलिंग वगैरह उसकी बाकी होंगी वो नहीं करते, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो परमानेंट वो जो है वो कैंसिल किया जाएगा। फिर वो जो टाइटल है वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। 30 तारीख के पहले पहले आपको ये जो है वो काम करना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 30 तारीख तक ई फाइलिंग नहीं किया है उसका, तो ई स्टेटमेंट जो है वो अगर हमने एनुअल स्टेटमेंट नहीं भरा है तो हमारा न्यूज़पेपर जो है परमानेंटली किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा, हमारा जो ब्रांड है वो हमारा ब्रांड किसी दूसरे का हो जाएगा। तो ऐसे अफवाहों पर ध्यान मत दे दो कि भाई ये रिटर्न देना पड़ता है, वो रिटर्न देना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पे एकदम जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पीआरजीआई में कोई लेटर जो है वो नहीं भेजना पड़ता है। अभी उन्होंने फिजिकल जो डाक है मतलब हार्ड कॉपी लेना ही बंद कर दिया। कुछ मतलब ऐसी कोई सिचुएशन है, उसी सिचुएशन में वो सिर्फ फिजिकल डाक जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। बाकी उन्होंने उनकी जो पॉलिसी है वो फिजिकल डाक पॉलिसी जो है वो पूरी तरह से बंद करके सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी के द्वारा या फिर डिजिटल माध्यम से ही उनको संपर्क किया जा सकता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी चाहिए। अब आते हैं हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है कि ई स्टेटमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे तालुका में, हमारे जिले में कोई एक प्रिंटिंग प्रेस वाला या फिर कोई साइबर कैफे वाला रहता है और बोलता है कि तुमने एनुअल स्टेटमेंट तुम्हारे न्यूज़पेपर का नहीं किया होगा तो मैं करके दूंगा आपको 500 रुपये में। और बहुत सारे प्रकाशक जो है, बहुत सारे पब्लिशर यही पे गलती करते हैं, क्योंकि वो 500 रुपये वाला जो रहता है, 500,000 रुपये में करने वाला जो रहता है, उसको ना नॉर्म्स पता रहते, ना कानून पता रहता है, ना उसका एग्जैक्ट क्या एंट्री करनी है उसको कुछ पता नहीं रहता है। वो क्या करता है, कोई टैबलॉइड अगर है तो उसके पास में कोई टैबलॉइड छापता है, या फिर किसी ने कभी उसके पास में डाटा एंट्री की है, या फिर किसी ने वहाँ उनके पास में जाके कोई ई फाइलिंग या एनुअल स्टेटमेंट भरा है, वैसे के वैसे वो आंकड़े उसमें डाल देता है, मतलब वही एंट्री उसमें कर देता है। और वैसे जो मतलब एंट्री जो है वो पूरी रॉन्गफुल एंट्री जो है वहाँ पे हो जाती है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने गलत एंट्री वहाँ पे की, गलत जानकारी वहाँ पे दी, तो उसके लिए अभी कानूनन उन्होंने वहाँ पे बताया गया है कि ऐसे रॉन्गफुल एंट्री करना मतलब वो कानूनन जुर्म है। तो आपने जो लीगल उसमें जो एंट्री हम करते हैं, जो एनुअल स्टेटमेंट भरते हैं, वो प्रॉपर तरीके से भरना चाहिए। प्रॉपर तरीके से भर के उसमें कितना हमने मतलब क्या कितने अंक हमने निकाले हैं, उसमें कितने एक्चुअल जो प्रिंटिंग के डेज थे वो कितने हैं, हमने उसमें से कितने किए हैं, फ्री कितने किए हैं, हमने अंक कितने बांटे हैं, या फिर सोल्ड आउट कितने हुए हैं, उसकी प्राइस क्या थी, उसका साइज़ क्या था, कौन से जीएसएम का पेपर यूज किया है, ये सब जानकारी जो है वहाँ पे देनी पड़ती है। अपडेटेड एड्रेस, अपडेटेड ईमेल आईडी, या फिर बाकी की जो जानकारी है वो हमको वहाँ पे भरनी पड़ती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा वीकली है, जो अनप्रोफेशनल व्यक्ति है वो क्या करता है 4 एंट्री करता है। उसको पता रहता है कि भाई सप्ताह में 4 ही पेपर निकलते हैं, तो 5 बहुत बार आते हैं
लेकिन वो नहीं निकालते, क्योंकि हमको पता है कि देर आर मतलब 52 वीक्स रहते हैं। तो अगर 4-4 के हिसाब से हम पेपर करते हैं तो 48 पेपर हो, तो वो क्या बोलता है तुमको, नहीं नहीं हम 4-4 ही दिखाएंगे, हम 48 ही अंक उसमें दिखाएंगे, 48 इशू ही दिखाएंगे। तो उसको पता नहीं रहता, इसलिए वो तुमको बहाना देके बोलता है कि नहीं हम ऐसा दिखाएंगे, क्योंकि उसको एग्जैक्ट पता नहीं रहता है कि एग्जैक्ट एंट्री कैसी करनी है। तो मैं सभी पब्लिशर को, मतलब पूरे जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे या फिर आपको पसंद लगा तो आप पत्रकारों के ग्रुप में भी शेयर करो, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई गलत, इससे अच्छा है कि आप 1000 रुपये जो है वो फाइन भर दो अगर तुमने नहीं की। अगर तुमको 500 रुपये देके मतलब गलत ये एनुअल स्टेटमेंट भरने से अच्छा है कि उसको न भरने का जो फाइन 1000 रुपये जो लगेगा वो आप उसमें भर दो, ताकि मतलब आपको कोई गलत स्टेटमेंट भरने का जो किया मतलब करने का जो ठप्पा है वो आपके ऊपर नहीं लगेगा। और एक महत्वपूर्ण बात है कि 2023-24 का अगर आपका एनुअल स्टेटमेंट किसी का भी भरने का रहा है या फिर आपने अभी तक भरा नहीं है तो तुरंत भर दीजिए, क्योंकि अगर 30 तारीख का तुमने वो अगर 30 तारीख तक नहीं भरा तो तुमको उसमें 10,000 रुपये जो है वो पेनल्टी उसमें लगने वाली है। और इस साल 10,000 लगने वाली है, अगले साल में वो डबल हो जाएगी, यानी 20,000 हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको 30,000 भरने पड़ेंगे। तो और ये हर साल में डबल हो जाएगी, है ना। तो इससे बेटर है वो 2 लाख रुपए तक डबल करेंगे, फिर आपका पेपर जो है वो कैंसिल करेंगे। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आपके कोई भी न्यूज़पेपर का 23-24 का एंट्री जो है वो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एनुअल स्टेटमेंट उसको फाइल नहीं किया है, तो वो तुरंत करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि क्या हुआ था, जब प्रेस सेवा पोर्टल आया था तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि एग्जैक्ट प्रेस सेवा पोर्टल में मैप कैसा करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के जो है वो गलत लोगों ने मैप कर लिए, मतलब पेपर किसी और का है और अभी है किसी के और के अकाउंट में। तो ये जो है वो डीमैपिंग का लेटर तो भी तुमने प्रेस सेवा मतलब पीआरजीआई में देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा लेटर देते हो तो तुमको थोड़ा सा उसमें एक्सटेंशन मिल सकता है, नहीं तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा तो आपको भारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। फिर वो डीमैपिंग की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, उसके साथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके साथ में तुम्हारा आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब उसमें लिखना पड़ता है। और वो डीमैपिंग होने के बाद फिर से आपको मैप करना पड़ता है आपके अकाउंट में। तो जिनके कैंसिल हुए हैं टाइटल, जिनके डिफॉल्ट लिस्ट में है, या फिर जिनका एनुअल फाइलिंग जो है वो मतलब एनुअल स्टेटमेंट जो है वो अभी तक भरा नहीं है, ये सभी लोगों के लिए मतलब लास्ट डेट जो है वो है 30 जून। तो इससे पहले आपने ये जो प्रक्रिया है, पूरी कानून प्रक्रिया जो है वो तुरंत आपने उसको करना चाहिए। अगर उसमें आपको कोई भी सहायता चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। फिर हम दूसरी जो बात आती है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का न्यूज़पेपर जो है वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब किसी दूसरे को बेचना रहता है, तो उसके लिए जो नॉर्म है वो है मिनिमम 2 years ऑफ ई फाइलिंग इज नेसेसरी, मतलब मैंडेटरी। जो 2 साल की एनुअल फाइल, लास्ट के 2 साल का जो एनुअल स्टेटमेंट है वो फाइल किया रहना मैंडेटरी है। उसके बाद भी तुम उसको टाइटल को, रजिस्ट्रेशन को तुम किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पहले एक एडवाइजरी आई थी कि अगर तुम एक टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो तो पूरे तुम्हारे टाइटल ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके लिए अभी उन्होंने और एक एडवाइजरी निकाली है, वो अभी मतलब जून महीने में ही उन्होंने निकाली है। तो वो एडवाइजरी से लेके कोई कंफ्यूजन अगर आपके मन में है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफर का किसी का काम जो है वो अगर रुका हुआ है तो वो भी यहाँ पे हम उसके लिए भी यहाँ पे हाजिर है, आप हमें बता सकते हैं। न्यू एडिशन के लिए भी उन्होंने एक एडवाइजरी निकाली है कि न्यू एडिशन और न्यू रजिस्ट्रेशन, ये दोनों में जो अंतर है वो तुमने उसमें बराबर थोड़ा सा ध्यान देके उसको फॉर्म जो है वो फिलअप करना चाहिए। बहुत बार साइबर कैफे वाले लोग जो रहते हैं वो न्यू एडिशन को एंट्री करते हैं, फिर 3-4 महीने के बाद पता चलता है पब्लिशर को कि यार हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है। तो ये बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण वो रिजेक्ट होता है। तो इसलिए आप मतलब अनुभवी जो कंसल्टेंट है उनके पास से ही आपने वो जो फॉर्म है वो भरना चाहिए। दूसरी बात, पीआरजीआई में कोई भी मतलब कोई भी तरह का जो हम बोलते हैं ना कि भाई वहाँ पे कोई सेटिंग है क्या, किसी की पहचान है क्या, तो मैं आपको ऑफिशियली बताना चाहता हूँ। लगभग मैं 8 साल से, वैसे 10 साल हो जाएंगे लेकिन 8 साल ऑफिशियली मैं यह जो वकील पत्र यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से 8 साल पहले हमने जो प्रयास चालू किया था तब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आर्यनआई और अभी पीआरजीआई से काम मतलब उनके साथ में काम कर रहा हूँ। उनके लिए मैं, मेरे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो मेरे क्लाइंट हैं, तो उनके लिए मैं काम करता हूँ पीआरजीआई के पूरे जो एज एन कंसल्टेंट करके। तो उसमें कोई सेटिंग की जरूरत नहीं रहती है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवहार जो है वो है। किसी भी एजेंट को मतलब वहाँ पे पैसे देने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ आपको आपका जो फॉर्म है सिर्फ वो फॉर्म बराबर भरना चाहिए, उनकी जो प्रोसीजर है वो बराबर फॉलो करनी चाहिए। अगर ये प्रोसीजर तुम बराबर फॉलो करते हैं, फॉर्म मतलब बराबर भरते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलता ही है। लेकिन उनके जो टाइटल गाइडलाइंस है, जो पीआरजीआई के जो रूल्स है, ये सब रूल तुमको फॉलो करने पड़ते हैं। ये सब रूल जो है वो अगर तुमने फॉलो कर दिए तो आपको 100% रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात उसमें यह है दोस्तों कि बहुत बार कॉल आता है कि सर हमारा सिर्फ इतना जो काम है वो रुक गया है, इसके लिए बात मतलब ये बताओ वो बताओ, या फिर हमारा थोड़ा सा काम है, या फिर ये नाम आएगा क्या, ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं। दोस्तों ये पॉसिबल नहीं होता। एज एन एडवोकेट मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो दिन मेरा पूरा मतलब कोर्ट में जो है वहाँ पे बिजी रहता हूँ, तो इसमें ऐसे कॉल आते हैं ना तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि अपने यहाँ पे आज भी लोगों को मतलब जो काम करने का जो काम कर रहा है उसको मतलब उसकी जो कंसल्टेशन फीस है या फिर बाकी उसके जो भी चार्जेस है वो देने में क्यों हिचकिचाहट होती है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि सर हमारा सिर्फ इतना काम है, हमने ई साइन नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, सर हमारा प्रिंटिंग प्रेस का जो है वो सबमिट नहीं हो रहा है, फिर अंक कैसे अपडेट करना पड़ेगा, ये छोटी छोटी चीज़ें। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आप कोई भी डॉक्टर के पास चले गए और बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे तो कोई ऑपरेशन नहीं करना है, सिर्फ मुझे बुखार आ रही है उसके लिए आप टेबलेट लिख के दीजिए, तो वो फ्री में नहीं लिख के देगा। तो आप कंसल्टेंट की अगर मतलब थोड़ा सा प्रोफेशनली उनके साथ में पेश आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये जो फ्री वाले जो काम है ना भैया, वो आप खुद एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि भाई कोई भी काम है हम मतलब कॉल पे जो हम बोलेंगे कि सर ये इतना छोटा सा तो काम है ये फ्री में करके दे दो, तो ऐसा नहीं हो जाएगा। क्योंकि जब पेपर निकालता है और आपको कोई बोलता है कि सर आपके पेपर में तो थोड़ा 2-4 सेंटीमीटर के एडवर्टाइजमेंट फ्री में दे दो, एडवर्टाइजमेंट तो आप नहीं देते हो, क्यों देना भी नहीं चाहिए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप फ्री में दे दो, लेकिन आप जब कोई भी सर्विस लेते हो किसी भी कंसल्टेंट की, तो उसका जो प्रोफेशनल एटिकेट्स है, प्रोफेशनल इथिक्स है, उसका पालन करना जरूरी है। वो आप जरूर पालन कीजिए ताकि आपको भी अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे और आपका भी जो काम है वो तट से हो जाएगा, झट से हो जाएगा। और दोस्तों उसके इसमें मतलब जो बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि क्या आरएनआई मतलब पीआरजीआई में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में तुम्हारा पेपर निकालना जरूरी है क्या? तो हाँ दोस्तों, पीआरजीआई का जो नया रूल है उसमें ऐसा है कि आपको अगर आपका साप्ताहिक है या फिर आपका दैनिक है या फिर आपका पाक्षिक है, तो आपको हर महीने के जो अंक है वो नेक्स्ट महीने के नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख के अंदर पीआईबी के ऑफिस में जमा करने पड़ते हैं। तो ये जो कॉम्प्लायंस है वो करना जरूरी रहता है। इसलिए हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि डेली जो है डेली पेपर मत निकालो, आप या तो वीकली निकालो या फिर पाक्षिक निकालो या फिर मंथली निकालो, ताकि आपको कॉम्प्लायंस करने के लिए ज़्यादा पेपर जो है वो छापने की जरूरत नहीं है। और एज एन हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे पेपर में कितने पेजेस होनी चाहिए, कितनी कॉपीज हमने निकालनी चाहिए, ये हमको कोई कुछ नहीं पूछता है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी रहती है, या फिर जो प्रिंटिंग प्रेस वाले भी कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि नहीं तुमको 2000 छापना ही पड़ेगा, 3000 छापने ही पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है दोस्तों। हमारे पेपर में कितने पेजेस चाहिए और हमने कितनी क्वांटिटी निकालनी चाहिए वो पूरे तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उसके लिए किसी के दबाव में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीआईबी के जो ऑफिस है उसमें आप रेगुलर उस पर वहाँ पे जाके जो पेपर है वो जमा करिए, ताकि गवर्नमेंट के जो स्कीम है वो स्कीम आपको जरूर मिल जाएंगे। अब एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं अभी फेसबुक पे भी आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, या फिर आपने गूगल में सर्च किया होगा कि हाउ टू रजिस्टर न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। ऐसा अगर सर्च किया तो आपको फेसबुक पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे दिखेंगी कि न्यूज़ वेबसाइट के साथ में हम आरएनआई फ्री देंगे, या फिर आरएनआई अगर हमारे पास में करोगे तो आपको न्यूज़ वेबसाइट फ्री देंगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ों में ज़्यादा मत ये करो। मैंने जैसे बोला कि 10-11 हज़ार रुपये जो है वो वहाँ तक का पेमेंट ठीक है, मतलब कोई भी कंसल्टेंट आपका काम 10-11 हज़ार रुपये तक कर रहा है, उसमें प्रिंटिंग प्रेस एनओसी है, उसका कंसल्टेशन फी है, गवर्नमेंट फीस है, तो ओके है, वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको 25,000 30,000 रुपये डिमांड कर रहा है, 50,000 रुपये डिमांड कर रहा है कि भाई 25,000 रुपये दे दो, हम तुमको वेबसाइट में फ्री देंगे, ये भी फ्री देंगे, वो भी फ्री देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वेबसाइट जो है वो 4-5 हज़ार रुपये अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट जो है वो आपको तैयार आप खुद कर सकते हो, या फिर कहीं पे भी हमारे पास भी आपको अगर कभी ऐसी ज़रूरत लगी तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो वो जो है हमारे पास उनकी टीम है अलग, जो वेब डेवलपर की जो टीम है वो भी आपको 4-5 हज़ार रुपये में अच्छी खासी वेबसाइट है वो आपको दे देंगे। लेकिन हमारे
भारतीय लोगों को है ना फ्री जो शब्द है वो अगर एक बार सुन लिया तो हम मतलब बेचैन हो जाते हैं। हमको लगता है कि भाई आरएनआई रजिस्ट्रेशन के साथ में तो वेबसाइट मिल रही, हालांकि वेबसाइट जो अगर प्राइस और आरएनआई का प्राइस अगर आप उसको पकड़ोगे तो आपको 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं लगता है, फिर भी आप उसको 25,000 रुपये दे रहे हो क्योंकि उसने बोला कि आपको फ्री में दे देंगे। तो ये जो चीज़ें है कोई फ्री में कुछ भी नहीं देता है। फ्री का जो लालच है वो जो है वो हमारे मतलब जो पॉकेट है उसमें ज़्यादा खर्चा हमको करना पड़ता है। तो ये बात जो है वो हर एक ने ध्यान में रखनी चाहिए। फिर ई पेपर की वेबसाइट भी है, बहुत सारे बार ऐसा होता है कि भाई हम पेपर नहीं निकालेंगे, हमारे पास हर एक पीडीएफ वहाँ पे रहनी चाहिए, तो वो पीडीएफ के लिए भी हमसे अलग वेबसाइट हमको चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट के कॉल आते हैं, तो अलग वेबसाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग 20-25 हज़ार रुपये ई पेपर के वेबसाइट के लेते हैं। क्योंकि हम जब उनसे बात करते तो हम बोलते हैं कि भाई हमको टाइम्स ऑफ इंडिया की जैसी वेबसाइट होना, या फिर हमको नव भारत की जैसी वेबसाइट होना, या फिर हमको दैनिक भास्कर की जैसी वेबसाइट होना। तो हम जब ये नेशनल ब्रांड के साथ में जब हम हमारे न्यूज़पेपर की जो मतलब कंपैरिजन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमको लगता है कि भाई अगले वाला 25,000 रुपये ले रहा है तो ज़्यादा कुछ नहीं ले रहा है। क्योंकि अगर लोकमत की जैसी वेबसाइट मेरी बन रही है, या फिर भास्कर की जैसी हमारी वेबसाइट बन रही है, या फिर कोई और पेपर के जैसे हमारी टाइम्स ऑफ इंडिया के जैसे हमारी वेबसाइट बन रही है, तो 25,000 ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा कि इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल वर्डप्रेस वेबसाइट में भी तुम तुम्हारा पीडीएफ जो है वो अपलोड कर सकते हो। वैसे सुविधा बहुत सारे वेबसाइट में है, आप उसके लिए अगर आपको कोई जरूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप इतना पैसा जो है वो मत खर्च कीजिए। उसके बाद में और एक आपको बताना चाहूँगा कि .in डोमेन अगर आप लेते हो तो .in डोमेन को अभी गवर्नमेंट ने ई वेरीफाई जो है तुम्हारे डिजी लॉकर से वेरीफाई करना अनिवार्य किया है। बिगरॉक, गोडैडी जैसे जो डोमेन सप्लायर जो है, या फिर डोमेन सेलर बोलेंगे हम उनको, वो डोमेन सेलर ने जो तुम्हारा डिजी लॉकर आधार कार्ड वेरिफिकेशन ये जो डोमेन के लिए वो कुछ महीने से चालू किया है। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो ध्यान में रखिए, ताकि भविष्य में हमारे वेबसाइट का जो ओनरशिप है वो हमारे पास में ही वो रहनी चाहिए। जो पुराने क्लाइंट है वो जब रिन्यूअल आएगा तब तुम्हारे रिन्यूअल करते समय तुम्हारे जो कोई वेबसाइट डेवलपर है उनसे बात कीजिएगा कि सर ये जो डोमेन है वो क्या मेरे आधार कार्ड से आप वेरीफाई कर रहे हो, ये बात पूछना ना भूले। दोस्तों ये सब चीज़ें जो है वो आज के वीडियो में मैंने आपको बताई है। रजिस्ट्रेशन से लेके पीआरजे का रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंटिंग प्रेस पे भी हमने बताया, फिर आरएनआई रजिस्ट्रेशन, पीआरजे रजिस्ट्रेशन के लिए कितना पैसा खर्च आएगा वो बताया। उसके बाद में मैंने बताया आपको कि एनुअल स्टेटमेंट क्यों जरूरी है। वो जरूरी है क्योंकि हमारा पूरा साल का जो लेखा जोखा है उसमें हम गवर्नमेंट को देते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम उसको नहीं कंप्लीट करते तो उसके लिए अलग अलग पेनल्टीज है। 30 जून के पहले अगर तुम्हारा कैंसिल रजिस्ट्रेशन है कुछ तो उसको तुम निकाल सकते हो। उसकी एक प्रक्रिया उन्होंने दी है, वो प्रक्रिया भी आपको कुछ उसमें हेल्प चाहिए तो आप जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो सीखते सीखते ये सब मतलब आपने देख रहे हैं वो सीख रहे हो, तो उसके साथ में आप ये जो ऑनलाइन पेपर जो अपलोड करना पड़ता है वो एग्जैक्ट कैसे करना पड़ता है उसके लिए भी मैं एक वर्कशॉप जल्दी लेने वाला हूँ। उसमें भी आप जरूर वो वीडियो भी लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि आपका जो न्यूज़पेपर है वो अपडेट रहे, आपका जो कॉम्प्लायंस है वो अपडेट रहे। उसके बाद में अगर आपको कोई भी प्रश्न है रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में, कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो। उसका जो आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो सवाल है, उसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पे रुकते हैं, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।